वीडियो की स्टार्टिंग में हम प्रिंसिपल नाम के जो कि एक चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो चिड़िया उस जगह में से चढ़ा रहा होता है बोना बोना कहकर, और ये भी कहता है कि अगर तुम पे दम है तो मुझे पकड़ के तो दिखाओ। उसी वक्त प्रिंसिपल अपने दादाजी को उस चिड़िया को आज रात के लंच के लिए हंट करने के लिए कहता है। उसके दादाजी किसी खली से कम नहीं थे। उसके दादाजी को देखकर पहले उस बर्ड की फट चुकी थी। यहाँ उसके दादाजी के हाथ में कुछ नहीं लगता तो वो पास पड़े एक वेपन को उस चिड़िया के ऊपर फेंक कर मारता है, जिसपे कि वो चिड़िया नॉकआउट होकर नीचे गिर जाती है। और उसे बचाने के लिए प्रिंसिपल पे उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि आज रात वो भूखा नहीं सोना चाहता था। इसके बाद हम अगले सीन में प्रिंसिपल के दादाजी को देखते हैं, जो कि उस बर्ड को काटने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक ही हाथ से उस बर्ड को नंगा कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो रात का डिनर खा ही रहे होते हैं, हम उस बर्ड के गर्दन के नीचे किसी तरीके का मैजिकल सिंबल देखते हैं, और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं थी। यानी कि किसी ने उस बर्ड को टेम करके रखा हुआ था और जानबूझकर इस आइलैंड में भेजा था। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अपने दादाजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। पहले तो वो अपने दादाजी के हर अटैक से बच जाता है, लेकिन एंड में उसके दादाजी उसे पकड़कर हरा देते हैं। लेकिन प्रिंसिपल अपनी हार के लिए रोता नहीं है, बल्कि खुश हो रहा होता है कि एटलीस्ट उसने पहले के मुकाबले थोड़ी सी ग्रोथ तो करी। यहाँ उसके दादाजी इसके बाद बर्तन धोने के लिए नदी किनारे चले जाते हैं। उसी वक्त उन्हें याद आता है कि वो कुछ चीज भूल रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल का बर्थडे कल है। इसके बाद दादाजी भागते हुए प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उसे इसके बारे में बताते हैं। प्रिंसिपल वो झाड़ी में हल्का हो रहा होता है। वो अपने दादाजी से कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, बर्थडे तो हर साल आता है ना। उसके दादाजी बताते हैं कि तुम इस बार 16 साल के होने वाले हो, यानी कि एडल्ट। इस बात को सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या अब मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ, यानी कि मैं एक दो लड़कियाँ तो पटा ही सकता हूँ। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि जिंदगी में लड़कियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तुम्हें बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करनी है, भूलो मत, तुम्हें एक पावरफुल वॉरियर बनना है। जानते हो इस आइलैंड के सबसे नीचे बहुत सारे इंसान रहते हैं, उनके अपने अपने गिल्ड है। वहाँ अलग अलग तरह के जानवर भी रहते हैं, जिन्हें हंट करके लोग पैसे कमाते हैं और उन पैसों से मजे करते हैं। क्या तुम नीचे जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? हम देखते हैं कि प्रिंसिपल को वैसी जिंदगी नहीं जीनी दी, क्योंकि वो अपने दादाजी के साथ बहुत ज्यादा खुश है और वो उनसे कहता है कि मैं हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ। अब उसी रात खाना खाने के बाद जब उसके दादाजी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, उसके दादाजी उससे कहते हैं कि जानते हो जब तुम्हारे पापा भी 16 साल के हो गए थे, उस टाइम पर उन्होंने भी एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करा था। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना, क्योंकि अब वो मर चुके हैं। और रही बात एडवेंचरर बनने की, तो अभी भी बहुत ज्यादा समय है, तब तक मैं वो समय आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। अब उसी रात हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कितना ज्यादा एक्साइटेड था कल अपने बर्थडे के लिए, और 16 साल का होने के बाद वो बहुत ज्यादा मजे कर सकता है। वो आइलैंड के किनारे बैठकर आसमान को देख रहा होता है। उसी वक्त उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो आधी रात को उठता है तो वो देखता है कि धुंध के बीच से एक बंदा उड़ते हुए नाव में उन्हीं के आइलैंड की तरफ बढ़ते जा रहा है। वो एक नाइट होता है। वो उस जगह में कहता है कि जिसने भी मेरे बर्ड को मारा था वो जरूर इसी आइलैंड में मौजूद होगा। वो इसके बारे में प्रिंसिपल से पूछता है तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि हमने तो उसे मस्त रोस्ट करके खा दिया। क्या वो तुम्हारी बर्ड थी? वैसे सच बताऊं तो उसका टेस्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। वो नाइट उस जगह में उससे कहता है कि क्या तुम्हारा नाम प्रिंसिपल है और तुम्हारे वो दादाजी कहाँ हैं? मैं उनका दोस्त हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि आज तक उसके दादाजी ने अपने किसी भी दोस्त के बारे में उसे नहीं बताया, और वो पहला बंदा है जो कि उस आइलैंड में उनसे मिलने के लिए आया है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। टीना उस जगह में उस नाइट से ये पूछे हुए कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुमने नाइट के कपड़े क्यों पहने हुए, जैसे कि तुम जंग में जा रहे हो। वो उस जगह में सब कुछ बता देता है, अपने दादाजी के बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में भी। खुद उस जगह में उसकी बोट के साथ खेलने लगता है। यहाँ वो नाइट उसके दादाजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल को उस जगह में एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। आखिर वो किसी अनजान बंदे को, जिसके बारे में उसके दादाजी ने आज से पहले कभी नहीं बताया, उसको अपने दादाजी की लोकेशन बता दिया। कहीं अब वो कोई गलत आदमी हुआ तो इसके बाद वो भागते हुए अपने दादाजी के पास जाने लगता है। यहाँ हम उसके दादाजी को देखते हैं जो कि सुबह के लिए सब्जियां काट रहे होते हैं। उसी वक्त वो हॉली नाइट पे उस जगह में पहुंच जाता है और कहता है कि कितना ज्यादा अफसोस होता है तुम्हें इस हालत में देखकर।
प्रिंसिपल के दादाजी इस आवाज को सुनकर पहचान लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। उसी वक्त वो हॉली नाइट उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके दादाजी डायरेक्ट घर में जाकर गिरते हैं, जिस पर कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी भी वो उस हॉली नाइट के पास जाकर उसके ऊपर काउंटर अटैक्स करने लगता है। उन दोनों की स्वॉर्डमैनशिप वाकई में देखने लायक थी। हॉली नाइट को नहीं लगता कि वो इस आदमी के सामने तलवारबाजी में से रोक पाएगा, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके प्रिंसिपल के दादाजी के ऊपर अटैक करके उसका डोनट बना देता है। उसी वक्त उस जगह में प्रिंसिपल भी पहुंच जाता है और वो उस हॉली नाइट से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दादाजी को हर्ट करने की, मैं कहता हूँ उनसे दूर हट जाओ। लेकिन वो हॉली नाइट उसका मुंह बंद करने के लिए उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल उस अटैक से बच जाता है। वो हॉली नाइट उससे कहता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा मुंह नहीं चल रहा, अगर तुम्हें भी मरने का इतना ही शौक है तो तुम्हारे दादाजी की बात में तुम्हें भी मार दूंगा। प्रिंसिपल उस नाइट से लड़ने के लिए पास पड़े पत्थर को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन इस छोटे से पत्थर से उसको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो जिस पर प्रिंसिपल इस बार बड़ा वाला पत्थर फेंकता है, लेकिन वो हॉली नाइट अपने आप को उससे बचा लेता है। इसके बाद जैसे ही वो हॉली नाइट उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था, उसके दादाजी पीछे से आकर उस नाइट को पकड़ लेते हैं और प्रिंसिपल को इस जगह से भागने के लिए कहते हैं। जब तक कि इसके दादाजी उसे रोक पा रहे हैं, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। प्रिंसिपल इस जगह में अपने दादाजी को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस जिंदगी में उसके दादाजी के अलावा और उसके पास कोई है ही नहीं। वो नाइट उस जगह में कहता है कि अगर तुम्हारे ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझसे दूर हटाओ, क्योंकि तुम दोनों में से कोई भी इस जगह में बच के नहीं भागने वाला है। इसके बाद उसके दादाजी के ऊपर काउंटर अटैक्स करके उसे घायल कर देता है और साथ ही साथ प्रिंसिपल के ऊपर भी वार करता है, जिस पर कि प्रिंसिपल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी भी वो उठकर उस नाइट के ऊपर पंच मारता है, लेकिन उसका पंच बहुत ही ज्यादा वीक था, जिस पर कि वो हॉली नाइट उसे लात मारकर दूर कर देता है। यहाँ पर प्रिंसिपल के दादाजी उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। वो भी इस वक्त, अगर उसे मारना ही होता तो वो उसे कब का मार चुका होता। वो नाइट उस जगह में कहता है कि मैं यहाँ पर किंग के ऑर्डर के लिए आया हूँ। असल में कुछ दिनों पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि 4 नाइट्स में से कोई ना कोई राजा को मारने वाला है, और भूलो मत कि तुम भी उन नाइट्स में से पहले आते थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। वेल, इस बात का सबूत तो उस हॉली नाइट के पास कुछ भी नहीं है, पर तभी भी उसे प्रिंसिपल को इतने बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें उसकी क्या गलती। वेल, इसके बाद वो हॉली नाइट उस जगह से चले जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जो कि खड़ा होता है और वो अपने दादाजी से माफी मांग रहा होता है कि वो उन्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी प्रिंसिपल अभी भी जिंदा था। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है कि तुमने उतना करा जितना कि तुमसे हो सकता था। उसी वक्त उसके दादाजी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन में गिर जाते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो एक बहुत जरूरी बात उसे बताना चाहते हैं मरने से पहले। आज जो नाइट यहाँ पर आया था उसका नाम आयरन नाइट है, और वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल के फादर है। जिस बात को सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके दादाजी ने बचपन से लेकर अब तक उसी से सिर्फ यही कहा है कि उसके फादर कब के मर चुके हैं, जब मेरी उम्र लगभग 2 साल थी। और आखिर अगर वो मेरे फादर होते भी तो कोई अपने बच्चे को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हें ये बात बताने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर अपने फादर को ढूंढो, वही तुम्हें सब कुछ बताएंगे। वो इतने भी ज्यादा नफरत नहीं करते तुमसे, और शायद इस काम में मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें आगे की जिंदगी खुद से जीनी होगी और खुद के लिए। चाहो जाकर वो जिंदगी जियो जो कि सबके सब जी रहे हैं। अगली सुबह जब प्रिंसिपल की आँख खुलती है तो वो अपने दादाजी को अपने बगल में मरा हुआ पाते हैं। इसके बाद वो अपने दादाजी की डेड बॉडी को दफना देता है और बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी में पहले बार था जैसे कि उसने अपने सामने खोया था किसी अपने को। वेल, इसके बाद वो घर के पास जाता है जहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ था। वो वहाँ पर सामान को ठीक करने लगता है। तभी उसी वक्त उसे एक पेटी दिखाई देती है। उस पेटी के अंदर प्रिंसिपल के नए कपड़े और जूते थे, और असल में ये चीज खुद उसके दादाजी ने अपने हाथों से सिले थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जब प्रिंसिपल बड़ा हो जाए तब वो अपने एडवेंचर में इन्हीं कपड़ों को पहन कर जाए। प्रिंसिपल अपने दादा की ग्रेव के पास आता है और उनसे वादा करता है कि वो उनके सपने को जरूर पूरा करेगा। वो इस कैप को पहनकर उस जगह से भागने लगता है, लेकिन उस ड्रेस का साइज कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिस पर कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो उस आइलैंड से नीचे नीचे उतरने लगता है, लेकिन वो जितना ही नीचे जा रहा था उसे जमीन दिखती ही नहीं है। काफी देर उतरने के बाद फाइनली जब उसे जमीन दिखाई देती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, और एक्साइटमेंट की वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे डोरेमोन जैसा क्रिएचर दिखाई देता है। वो उस जगह में उससे बात करने लगता है और कहता है कि क्या तुम भी इस जगह में एडवेंचर करते हो? जानते हो मैं कहाँ से
आया हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। उस क्रिएचर को लग रहा होता है कि ये बकवास कर रहा है और उसे उसकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस जगह से भाग जाता है प्रिंसिपल को इग्नोर करते हुए। लेकिन प्रिंसिपल उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि उससे बातें करते करते उसके पीछे पड़ जाता है। वो जानवर भाग कर भी दूर होने की कोशिश करता, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते यहाँ पर कि वो एक बंदे को नोटिस करता है। असल में वो उस जगह में अपनी ग्रुप के साथ था। वो बंदा कुछ कागज के टुकड़ों को आसमान में उड़ाता है और उन सारे टुकड़ों पर आग जलने लगती है और उसी वक्त एल्वा नाम की लड़की अपनी मैजिक से उन सारे कागज को गायब कर देती है और अपने मंकी से उस जगह में खेल दिखाने लगती है। उनके ग्रुप में जो लास्ट बंदा था, हम देखते हैं कि वो उनके साथ ऐसे फालतू का काम नहीं करना चाहता था, जिस पे कि उस गैंग का मेंबर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। दूसरी तो प्रिंसिपल जो कि दूर से उनके मैजिक को देख रहा था, वो काफी ज्यादा हैरान और खुश होता है और उस जगह में तालियां बजाने लगता है। वो सबके सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि हम जिस वक्त इस जगह में खड़े हैं ये आसपास के गांव से काफी ज्यादा दूर में। वहाँ में से जो डैनी नाम का बंदा होता है वो प्रिंसिपल से कहता है कि ओए बच्चे, हम ये शो किसी को भी फ्री में नहीं दिखाते, चल अब हमें कुछ पैसे दे। प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर वो किस पैसे की बात कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर तो उसके दादाजी ने कभी भी उसे पैसों के बारे में बताया ही नहीं। टोनी उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं, हम तुम्हारे सामान को ले जा रहे हैं। इसके बाद वो अपने पावर से प्रिंसिपल को हवा में उड़ाने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल को उस जगह में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टोनी अपने दोस्तों के साथ उसके सामान को लेकर भागने लगता है। एल्वा उससे कहते कि तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो, आखिर तुम एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और वहाँ पर हम उसे अकेला छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। डोनी उससे कहता है कि तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा परवाह है तो बोलो, मैं तुम्हें भी उतार देता हूँ। उसी वक्त प्रिंसिपल काफी ज्यादा स्पीड से भागते हुए उनकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद डैनी उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि प्रिंसिपल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। प्रिंसिपल गुस्से में उस जगह में उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे एक बंदे के बारे में बता दोगे। वो उससे पूछते है कि तुम्हें किस बंदे के बारे में जानना है, तो प्रिंसिपल उस जगह में आयरन नाइट का नाम लेता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी आयरन नाइट नाम का बंदा आज से पहले ना ही कभी देखा है और ना ही उसके बारे में सुना है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम उस बंदे को क्यों ढूंढ रहे हो। प्रिंसिपल बताता है कि वो मेरा बाप है और उसने मेरे दादाजी को मारा है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। वो ग्रुप काफी ज्यादा हैरान होता है और आपस में बात करने लगता है कि क्या वाकई में छोटा सा बच्चा रेवेंज के लिए इस जगह में आया है। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे नहीं पता इसे बदला कहते हैं या फिर कुछ और, लेकिन मैं अपने बाप को पीटना चाहता हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने दादाजी के साथ ऐसा क्यों करा। वो ग्रुप उससे कहता है कि वैसे जिस बंदे के बारे में तुम कह रहे हो हमें उसके बारे में मालूम तो नहीं है, लेकिन हम गांव की तरफ ही जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, वहाँ शायद तुम्हें उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाए। प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होता है गाँव में चलने के लिए, लेकिन डोमिनियन उससे कहता है कि आखिर मैं कैसे मान लूं कि तुम हमारे साथ चलने के लायक हो, जरा हमें भी तो अपनी स्किल दिखाना। इसके बाद वो एक लकड़ी के ऊपर सेब रख देते हैं और उस जगह में प्रिंसिपल की टैलेंट को देखने लगता है तीरंदाजी में। प्रिंसिपल जो कि एक घंटे से निशाना लगा रहा होता है और जैसे वो शूट करता है वो तीर डायरेक्ट डोमिनियन के पास से गुजरता है, जिस पर कि उसके बालों पर कट लग जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वो उस जगह में कुछ नहीं कर सकता था। उसे तब भी प्रिंसिपल को अपने साथ ले जाना पड़ता है। रास्ते में एल्वा डोमिनियन से कहती कि वैसे ये हेयर स्टाइल इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। उसकी बातों पर वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर रास्ते के दौरान वो मोटा वाला बंदा, उसका नाम कैच होता है, वो प्रिंसिपल से कहता है कि हम गाँव की तरफ अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल उससे पूछता है कि तुम उसी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे जिसे मैंने थोड़ी देर पहले देखा, आखिर वो किस तरह का मैजिक था। डोमिनियन उससे कहता है कि मुझे ये फालतू की मैजिक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस ये काम मजबूरी में कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। और अब इसके बाद कैच उस जगह में प्रिंसिपल को बताता है कि वैसे हम सबका सपना था कि हम हॉली नाइट्स बने, लेकिन उससे पहले हमें इस जगह में सरवाइव करने के लिए पैसे कमाने होंगे और इसके लिए हम इस काम को करते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि क्या कहा तुमने, हॉली नाइट? मैंने सुना है इसके बारे में, मेरे दादाजी और पापा भी पहले हॉली नाइट्स रह चुके हैं। कैच और एल्वा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि इसका मतलब तुम हॉली नाइट के बेटे हो, है ना? वैसे तुम्हारा गांव कहाँ है? प्रिंसिपल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे अपने गांव का नाम नहीं पता था, इसलिए वो चुप हो जाता है। इसके बाद जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग भागते हुए उनके पास आते हैं और मदद मांग रहे होते हैं, क्योंकि उनके गाँव में एक वुल्फ घुस चुका है और आतंक मचा रहा है। वो उस जगह में उन लोगों को बाहर जाकर हॉली नाइट से मदद मंगाने के लिए कहते हैं। डोमिनियन को लगता है कि शायद वो कोई नॉर्मल वुल्फ होगा, इसलिए वो कहता है कि इस काम को तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, इसके बदले में थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, हमें आज रात को रुकने
रहने के लिए होटल प्रोवाइड करते हैं और खाना भी। यहाँ पर जब वो गांव के अंदर पहुँचते हैं तो उन सब के उस वुल्फ को देखकर फट जाती है, क्योंकि जो उन्होंने इमेजिन करा था उससे तो लाख गुना बड़ा था वो वुल्फ, जिसे देखकर डोमिनियन और उसका ग्रुप दुम दबाकर उस जगह से भागने लगता है। लेकिन पेर्सिफल रुक कर उन लोगों की मदद करना चाहता था। डोमिनियन उससे कहता है कि बेवकूफी मत करो, तुम सिर्फ बच्चे हो अभी। लेकिन पेर्सिफल कहता है कि हम लोगों को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं, अगर हमने इसी वक्त इसे नहीं रोका तो ये सारे लोगों को मार देगा। और इसके बाद पेर्सिफल अपने बो और एरो को लेकर उस वुल्फ के ऊपर निशाना लगाने लगता है। अब जैसा कि उसका निशाना बहुत ज्यादा बेकार था तो वो तीर उड़ के उसी के सर पर लग जाते हैं और एक तीर उसके कपड़े पर, जिस पर कि वो जमीन में अटक जाता है। उसी वक्त वो वुल्फ पेर्सिफल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइमिंग में डोमिनियन आकर उसे बचा लेता है, लेकिन खुद इस वजह से थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। पेर्सिफल को उस वुल्फ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस जगह में उससे एक एक हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जैसे ही वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक करता है, हम देखते हैं कि पेर्सिफल अपने एक हाथ से उसके वार को रोक देता है, जिसे देखकर सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद पेर्सिफल कूद कर उस वुल्फ को खींच कर थप्पड़ मारकर नानी याद दिला देता है। वो वुल्फ उस जगह में मारा जाता है और गांव के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हैरान भी। पेर्सिफल की ऐसी अमेजिंग स्किल्स को देखकर वो सब के सब लोग उस जगह में खुशी मनाने लगते हैं कि उनमें से कोई भी हर्ट नहीं हुआ। तो उसी तरफ उस वुल्फ के मरने के बाद उसकी बॉडी में हम उसी तरीके के सिंबल को देखते हैं और हमें दूसरी तरफ वो नाइट दिखाया जाता है जिसने की उस वुल्फ को उस जगह में भेजा था। हम देखते हैं कि वो पेर्सिफल का टेस्ट लेना चाहता था और वो कहता है कि अगले बार वो खुद पेर्सिफल से मिलने के लिए जाएगा। दूर पहाड़ी में हम उसी डोरेमोन जैसे जानवर को देखते हैं, वो भी उन सारी चीजों को देख रहा होता है। यहाँ नीचे गांव के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि इतना बड़ा जानवर अचानक से गांव में आना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ऐसा पहली बार हो रहा है। छोड़ो जो भी हो, अगले बार से हमें अलर्ट होना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैश डोमिनियन की पट्टी कर रहा होता है। वो उस जगह में डोमिनियन को बताता है कि पेर्सिफल एल्वा के साथ नदी में नहाने के लिए गया है, लेकिन डोमिनियन को पेर्सिफल के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे नहीं लग रहा होता है कि पेर्सिफल कोई बच्चा है। यहाँ हम नदी में उन दोनों को देखते हैं जो कि मजे कर रहे होते हैं, खास करके तो पेर्सिफल जो कि उस जगह में छोटा बच्चा होने का नाटक कर रहा था। एल्वा पेर्सिफल की छाती और बैक में इतने बड़े निशान को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कोई अटैक तुम्हारे बॉडी के आर पार गुजरा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि आखिर तुम अभी तक सरवाइव कैसे कर पाए। वैसे जो भी कहूँ, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। इसके बाद वो दोनों के दोनों वापस से विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पेर्सिफल नोटिस करता है कि सबके सब गांव वाले उसी का इंतजार कर रहे थे अपनी पार्टी शुरू करने के लिए, जहाँ पेर्सिफल जिंदगी में पहली बार शराब पीता है। डोमिनियन से कहता है कि वैसे तुम्हारी उम्र क्या है, लगता तो नहीं है तुम्हें देखकर कि तुम छोटे होंगे। अब जिस पर पेर्सिफल बताता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि मैं 16 साल का हो चुका हूँ। इस बात को सुनकर एल्वा काफी ज्यादा हैरान होती है और उस जगह में उसे शर्म आने लगती है। जो भी उसने पेर्सिफल के साथ करा था उसे लगा था कि पेर्सिफल सिर्फ एक छोटा बच्चा है। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं कि गांव वाले अपनी पार्टी को शुरू करके सबके सब एंजॉय करने लगते हैं। उसी बीच पेर्सिफल गांव के हर एक बंदे के पास जाकर आयरोनाइट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन पूरे गांव में किसी को भी उसकी फादर यानी कि आयरोनाइट के बारे में नहीं मालूम था, जिस पर कि पेर्सिफल को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस जगह में चिल्लाने लगता है कि आखिर कोई आयरोनाइट के बारे में क्यों नहीं जानता है। वो वहाँ पर आयरोनाइट को नीचे आने के लिए कहता है। एल्वा उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन तभी उस जगह में आयरोनाइट तो नहीं लेकिन एक ब्लैक नाइट आकर पेर्सिफल के सामने उतरता है, कहता है कि मैं आयरोनाइट के बारे में जानता हूँ। वेल, तुम्हारा नाम ही प्रिंसिपल है ना, और तुमने ही मेरे भेजे हुए इस मॉन्स्टर को मारा था। वाकई में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने सुना था कि आयरोनाइट ने तुम्हें तुम्हारे दादाजी के साथ मार दिया था, लेकिन जैसे तुम अभी भी बचे हुए हो, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर भी जिंदा है? लेकिन वो कहता है कि शायद मुझे नहीं लगता, तुम्हारे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और तुम्हारे पास एक अनोखा आर्मर है, शायद इसी वजह से तुम आयरोनाइट के अटैक से बच गए। क्या जिस जगह में उस हॉली नाइट से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम इस जगह में प्रिंसिपल को हर्ट करने के लिए आए हो तो तुम्हें पहले मेरे ऊपर से गुजरना होगा। अब जिस पर कि वो हॉली नाइट इसका मुंह बंद कराने के लिए उसे धक्का देकर अपने रास्ते से साइड कर देता है। वो गैस से कहता है कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ करना कि शायद मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से धक्का दे दिया हो, लेकिन ये मामला मेरे और प्रिंसिपल के बीच में है। प्रिंसिपल उससे पूछता है कि तुम मेरे और मेरे दादाजी के बारे में कैसे जानते हो? तुमने कहा कि तुम मेरे फादर के बारे में भी जानते हो, तुम हो कौन? वो हॉली नाइट अपना नाम पाइक्रेट
हाथ आता है और उस जगह में मुद्दे पे न आके बातें घुमा रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर प्रिंसिपल को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ 5 तक गिनती गाऊंगा, अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हारे ऊपर टाक करूंगा। पाइकरेट उससे कहता है कि ये आइडिया इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। इसके बाद वो दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन दोनों के बीच मुकाबला देखकर आसपास जितना भी लोग मौजूद था वो उस जगह से भाग जाते हैं। प्रिंसिपल पाइकरेट की तरफ भागने लगता है अटैक करने के लिए। पाइकरेट उस जगह में प्रिंसिपल से कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें आयरन नाइट के बारे में बता दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ट्रेनिंग सेंटर में और वहाँ जाकर तुम्हें मेरे अंदर ट्रेनिंग करनी होगी। प्रिंसिपल तैयार हो जाता है और वो उसे खींचकर पंच मारकर थोड़ा सा पीछे कर देता है। उसकी पावर्स को देखकर वो नाइट वाकई में काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रिंसिपल उस नाइट के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा था लेकिन हर बार वो हार जाता है। वो नाइट उससे कहता है कि कोई दूसरी पावर्स दिखाओ, अपने मैजिक को बाहर निकालो, छुपा क्यों रहे हो। और इसके बाद वो प्रिंसिपल को पकड़कर धोने लगता है और प्रिंसिपल उस जगह में उस नाइट के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। गाँव के सब लोग प्रिंसिपल को बचाना चाहते थे लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा होता है आगे बढ़ने की। तभी उनमें से जो एक छोटा बच्चा होता है वो उस जगह में प्रिंसिपल को हार न मानने के लिए कहता है। उसकी बात को सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा मोटिवेट फील करता है। उसी वक्त उसके दोनों हाथ से आग निकलने लगती है, जिसे देखकर पाइकरेट बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद से प्रिंसिपल अपनी पावर्स को छुपा रहा था मुझसे। यहाँ प्रिंसिपल खुद भी अनजान था कि आखिर उसके हाथ में ये है क्या। उसे लगता है कि शायद उसके हाथों पर आग लग चुकी है और वो इधर उधर भागने लगता है, जिस पर कि वो उस नाइट की तरफ टकरा जाता है। जैसे ही वो फायर उस नाइट की तरफ लगती है तो वो सीधा दूर जाकर गिरता है। डोमिनियन प्रिंसिपल से कहता है कि ओए छोटी बुद्धि, ये कोई आग नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर का मैजिक है। इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा लेकिन तुम्हारे ओपोनेंट को जरूर होगा, इसलिए इससे डरो मत और उसका सामना करो। यहाँ दूसरी तरफ पाइलगेट भी खड़ा हो चुका था। प्रिंसिपल समझ चुका था अब उसे क्या करना है। पाइलगेट उससे कहता है कि मैं भी तो देखो तुम्हारा मैजिक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना हो सकता है उतना दम लगा लेना। और इसके बाद प्रिंसिपल पाइलगेट की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ पाइलगेट भी अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है तो प्रिंसिपल उसके हर अटैक से बच रहा होता है। उसी वक्त उसका स्कार्फ चल जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये फायर वाकई में असली थी और यहाँ वो अपने आप को पाइलगेट के हर अटैक से बचा रहा होता है इससे पहले कि वो उस जगह में फ्राइड चिकन बन जाता। उसी वक्त पाइलगेट अपनी दूसरी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल को घेर कर चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि प्रिंसिपल उस जगह में जलने लगता है। पाइलगेट उससे कहता है कि अगर तुम इस जगह में फ्राइड चिकन नहीं बनना चाहते हो तो इस जगह में सरेंडर कर दो, क्योंकि मेरी फायर तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि तुम जलकर राख नहीं बन जाते। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उस जगह में मरने के लिए तैयार था लेकिन वो पाइलगेट से हार नहीं मानना चाहता था। यहाँ पर डोमिनियन और वो सबके सब उसे हार मानने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो पाइलगेट की इस फ्लेम के सामने नहीं जीत सकता। तो उसी तब हम यहाँ पर प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। जो भी कहो उस पे दिमाग तो था। उसकी ऐसे ट्रिक पर पाइलगेट भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है लेकिन वो उससे कहता है कि ये काम ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। उसी वक्त प्रिंसिपल उस जगह में अपने मैजिक स्किल का यूज करके छोटे छोटे क्रिएचर्स को पाइलगेट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। वो क्रिएचर्स पाइलगेट के हाथ को नीचे कर रहे होते हैं उसके मैजिक को रोकने के लिए और फाइनली वो उस चीज में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि प्रिंसिपल का उस जगह में जला हुआ ब्रेड बन गया था। बट उसी वक्त वो अपनी हीलिंग मेथड से अपने को हील कर लेता है और पाइलगेट की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। पाइलगेट अपने मन में सोचता है कि आयरन नाइट इसी को तब से छुपा के रख रहा था। अगर मेरा अंदाजा बुरा नहीं है तो प्रिंसिपल उन्हीं 4 नाइट्स में से एक नाइट है जिनकी भविष्यवाणी की गई थी। इस दुनिया में करोड़ों में से एक नाइट होता है ऐसा, और इस बच्चे की पावर्स इसकी उम्र से ज्यादा है। अभी वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो बाद में कितना होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल के बारे में बाकी नाइट्स या फिर गैंग को मालूम पड़ा तो वो उसे मरवा देंगे और मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल जाए। ऐसी पावर्स मुझे कहीं नहीं मिलेगी। जब वो ये बात सोच ही रहा होता है प्रिंसिपल आकर उसे खींचकर पंच मार देता है और वो नाइट जमीन में जाकर गिरता है। उसकी ऐसी स्किल्स पर वो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और उसकी तारीफ भी करता है। उस तारीफ को पाकर प्रिंसिपल भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है लेकिन उसी वक्त वो अपने होश में आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है।
हम देखते हैं कि उसी वक्त वो नाइट एक झटके में अपने आप को प्रिंसिपल के उन मिनी क्रिएचर से छुड़ा देता है और प्रिंसिपल की तरफ बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि भले ही तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन हो तुम अभी भी बच्चे। डोमिनियन को इस बारे में मालूम था कि प्रिंसिपल उस नाइट के सामने थोड़ी भी देर नहीं टिक पाएगा अगर वो नाइट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगा तो, इसलिए वो उस नाइट को अपने मैजिक से हवा में उड़ाने लगता है और प्रिंसिपल को जल्द से जल्द इस जगह से भागने के लिए कहता है। उसके बाद ज्यादा समय नहीं था और वैसे भी प्रिंसिपल उससे नहीं जीत पाएगा। प्रिंसिपल कहता है कि मैं कैसे भाग सकता हूँ, अभी तो उसने मुझे आयरन नाइट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। डोमिनियन उससे कहता है कि बेवकूफी मत करो। तो सीधा हम पेलकेट को देखते हैं जो कि काफी बड़ा अटैक करता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। उस अटैक की वजह से डोमिनियन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इसके बाद पेलकेट सामने आने लगता है प्रिंसिपल को हराने के लिए। उसी वक्त उस जगह में वही डोरेमोन वाला क्रिएचर आकर मैजिक स्पेल स्टोन की मदद से काफी बड़ा धमाका करता है और वो सब के सब लोग तो उसी जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो कि उस गांव के लगभग 30 माइल्स दूरी पर था। प्रिंसिपल वापस जाना चाहता था क्योंकि अभी गांव के लोग वहाँ पर मौजूद है उनकी मदद करने के लिए। वो डोरेमोन वाला क्रिएचर से कहता है कि क्या वाकई में तुम्हारे साइज की तरह तुम्हारा दिमाग भी छोटा है? वो नाइट उस जगह में तुम्हें लेने के लिए आया था, ना कि गाँव वालों को, और जैसा कि तुम वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं जहाँ तुम्हें चलने के लिए कहता हूँ मेरे पीछे पीछे आओ। प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, अभी तक उसने मुझे आयरन नाइट के बारे में नहीं बताया। वो क्रिएचर उससे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि उसे आयरन नाइट के बारे में मालूम है? माना कि वो दोनों के दोनों नाइट्स है और उस इविल किंग के अंदर सर्व करते हैं, लेकिन तभी भी उसको आयरन नाइट की लोकेशन के बारे में नहीं मालूम। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और तुम बन भी रहे थे। प्रिंसिपल उससे कहता है कि फिर वो मुझे हर्ट क्यों करना चाहता था और मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है? वो क्रिएचर उससे कहता है कि मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि तुम उन्हीं 4 नाइट्स में से एक हो जो कि उस इविल किंग के मौत का कारण बनेगा, इसलिए वो चाहता है कि उन 4 नाइट्स को बनने से पहले ही पकड़ ले और खत्म कर दे। प्रिंसिपल कहता है कि क्या वाकई में मैं उन 4 नाइट्स में से एक हूँ? बाकी के नाइट्स कहाँ हैं? वो क्रिएचर कहता है कि मुझे क्या पता, शायद उनमें से कुछ अब तक बन गए होंगे और शायद उनमें से कुछ अभी तक पैदा ही नहीं होंगे। मुझे इस सब चीज के बारे में इसलिए मालूम है क्योंकि मुझे फ्यूचर से भेजा गया है उन 4 नाइट्स की मदद करने के लिए। मुझे उन 4 नाइट्स में से एक मिल चुका है जो कि तुम हो प्रिंसिपल। बाकी को ढूंढने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ हम उसी इविल किंग को देखते हैं जो कि अपनी सारे नाइट से कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उन 4 नाइट्स को ढूंढना ही होगा। मुझे जितना कि मालूम है इस वक्त वो सबके सब बच्चे होंगे और ये वक्त बहुत ज्यादा आसान है उन्हें खत्म करने का। इसके बाद राजा का मैसेंजर मिले गई जानकारी को सारे नाइट्स को बताने लगता है, जिनमें से जो पहला नाइट होगा उसके पास गोल्डन पावर्स होगी और दूसरे वाले के पास इविल आंखें। तीसरा पर्सन हरे बाल वाला बंदा है यानी कि प्रिंसिपल। चौथे बंदे के बारे में अभी मालूम नहीं पड़ा है। ये सारी जानकारी है उन नाइट्स के बारे में जैसे कि वो दिखते हैं। आयरन नाइट पहचान लेता है कि हरे बाल वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल है, यानी कि उसका खुद का बच्चा। और जब वो उस जगह से जा रहा होता है वो अपने आप को कोस रहा होता है कि आखिर उसने उस दिन प्रिंसिपल को जान से क्यों नहीं मारा। मुझे तब तक उस जगह में रुकना चाहिए था जब तक कि प्रिंसिपल मर नहीं गया। उसी वक्त उसके पास पेलकेट आता है। वो कहता है कि तुम ही आयरन नाइट हो, है ना? अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो सच सच कहोगे? वो हरे बाल वाला बंदा तुम्हारा ही बेटा था, है ना? और तुमने ये बात सबसे छुपाई है। तुमने जानबूझकर उसे नहीं मारा। आयरन नाइट कहता है कि बकवास क्या कर रहे हो, मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा था। लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम है? पेलकेट उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले मैं उसी से लड़के आ रहा हूँ। आयरन नाइट कहता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुमने जरूर उसे खत्म कर लिया होगा। पेलकेट कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ऐसे पावर्स वाले बंदे को मारना बेकार होगा? क्यों ना हम उसकी पावर्स का इस्तेमाल करें। आयरन नाइट को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि पेलकेट उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है और उससे कहता है कि एक बार खुद सोच के देखो, क्यों ना हम प्रिंसिपल को अपने अंदर ट्रेन करें और उसे अपनी ही टीम में रख लें। आयरन नाइट इससे कहता है कि तुम कहाँ थे सबसे ज्ञानी बाबा? तुम्हें क्या लगता है हम सबके सब लोग बेवकूफ हैं? हम उसे कितना भी ट्रेन करते लेकिन एक न एक दिन वो जरूर हमारे लिए खतरा बनेगा। तो उसी तब हम प्रिंसिपल और बाकी सबको देखता है। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं आने वाले टाइम पर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। वो फॉक्स उससे कहता है कि जरूर करोगे अगर तुम्हें सही रास्ता नहीं मिला तो। चलो अब हमें तुम्हारे दोस्तों को ढूंढना होगा, यानी कि बचे हुए 3 नाइट्स को। इससे पहले हमें किंगडम ऑफ लियोनेस में जाना होगा और वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इस बात को सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो उस जगह को देखने के लिए एक्साइटेड था। डोमिनियन साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि अभी भी उसके दोस्त उसी गांव में पीछे छूट गए थे। प्रिंसिपल से जिद करने
लगता है चलने के लिए, ये कहते हुए कि उन दोनों को कुछ नहीं होगा। तो जिस पर डोमिनियन एग्री हो जाता है। इसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, जहाँ उन्हें चलते चलते इस जगह से लगभग 200 माइल्स दूर जाना था। बट 1 माइल चलने पर ही हम देखते हैं कि प्रिंसिपल को भूख लग जाती है और वो उस जगह में उन सब के लिए हंट करने के लिए डिसीजन लेता है। डोमिनियन उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था लास्ट टाइम जो भी उसने करा है वो फिर से हो, इसलिए वो इस बार खुद हंट करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि डोमिनियन इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था एरो और बो में, उसका निशाना हर बार चूक जा रहा था, बट एटलीस्ट कम से कम वो तीर पीछे मुड़कर उसे तो नहीं लग रहे थे। यहाँ पर प्रिंसिपल खाना ढूंढते ढूंढते एक जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसे तरह की चट्टान दिखाई देती है। यहाँ पर हम डोमिनियन को देखते हैं जिसका एक तीर उड़ते हुए जियांट नन को लग जाता है, बट वो नन उसके ऊपर गुस्सा नहीं करती है। उसी वक्त उस नन को एक मैसेज मिलता है जहाँ पर कि 2 छोटे छोटे स्पिरिट्स उसे बताती है कि एक बच्चा अब एक चट्टान की तरफ जाते हुए गया है, वहीं पर ही जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। अगर हमने कुछ नहीं करा तो वो बच्चा मारा जाएगा। तो उसे तब हम यहाँ पर प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बड़ी आसानी से उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वो उस जगह में काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। उसी वक्त उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, तो उसी तब हम उसी क्रिएचर को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है। असल में एक बंदा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसी वक्त उस जगह में प्रिंसिपल आकर उसे बचा देता है, लेकिन खुद उस जगह में फंस जाता है। हम उस बंदे को देखते हैं जिसका इंजेक्शन डायरेक्ट प्रिंसिपल को लग जाता है और प्रिंसिपल उस जगह में बेहोश हो जाता है। इस बंदे का नाम नेशन है। बाहर हम उस नन को देखते हैं जो कि डोमिनियन के साथ मिलकर पूरे इलाके में प्रिंसिपल को ढूंढ रहे होते हैं। उसी वक्त वो स्पिरिट्स बताती है कि अब हमें नहीं लगता कि वो जिंदा होगा। अगर वो नेशन के हाथों पे लग गया होगा तो उसने भी जरूर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे कुछ ना कुछ बना दिया होगा। डोमिनियन कहता है कि वाकई में नेशन इतना ज्यादा बुरा है। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से नेशन को एक रैपिड को मॉन्स्टर में बदलते हुए देखा है। उसने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स का कारण वो खुद है। डोमिनियन कहता है कि फिर तो हमें जल्द से जल्द कर प्रिंसिपल को बचाना होगा, इससे पहले कि उसके साथ भी बुरा हो जाए और वो सबके सब नेशन की जगह में भागने लगता है। तो उसी तब हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिसे कि उस इंजेक्शन के लगने के बाद जब होश आता है तो वो अपने आप को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त नेशन भी उस जगह में पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इतने जल्दी से तुम्हें होश आ जाएगा। जो दवाई मैंने तुम्हें दी थी उससे तो लगभग तुम्हें 10 घंटे तक बेहोश रहना चाहिए था। जो भी कहो, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। प्रिंसिपल उससे कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने मुझे क्यों बांध रखा है और मेरे कपड़े कहाँ हैं? एटलीस्ट मुझे मेरा हेलमेट और ड्रेस तो दे दो, वो तो मेरे दादाजी ने दी थी मुझको, और वो चीज मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है। नेशन उससे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे कपड़ों को जला चुका है, लेकिन तुम्हारा हेलमेट और वो ड्रेस अभी भी सेफ है क्योंकि वो एक पावरफुल मैजिक से बनी हुई है। यहाँ वो प्रिंसिपल को दूसरा इंजेक्शन लगाने लगता है और कहता है कि अगर ये भी असर नहीं हुआ तो मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें वापस से दूसरा इंजेक्शन दूंगा। इसके बाद जैसे वो इंजेक्शन देकर पीछे मुड़ता है और जैसे प्रिंसिपल की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसके बाल काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। प्रिंसिपल उस जगह में चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे बालों को वापस से नॉर्मल करो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी दादा का दिया हुआ हेलमेट नहीं पहन पाऊंगा। नेशन उसे उस जगह में चुप रहने के लिए कहता है। नेशन उस जगह में बताता है कि वो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा है जिससे कि वो इस जगह को इम्यून बना सके फ्यूचर में होने वाले बहुत बड़े डिजास्टर से। हमें मालूम पड़ता है कि नेशन ने एक तरह का ड्रग बनाया हुआ है और वो उसी ड्रग का टेस्ट ले रहा है। इस वक्त बात करते करते वो वहाँ पर प्रिंसिपल को ये भी बताता है कि जो बाहर तुम्हें नन दिखाई दी होगी वो मेरी बहन है। वो चाहती है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को रोक दूं, लेकिन ये काम इस पूरे फॉरेस्ट को बचाने के लिए कर रहा हूँ। प्रिंसिपल उससे कहता है कि अगर कोई बात है तो मुझे बताओ पूरी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे बांध के रखोगे तो ये चीज सही नहीं है। नेशन उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं किसी भी अनजान आदमी की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। और इसके बाद वो वापस से उस ड्रग के ऊपर टेस्ट करने लगता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि प्रिंसिपल उस जगह से गायब है, क्योंकि असल में प्रिंसिपल ने अपने आप को छुड़ा लिया था और वो अपना हेलमेट पहनकर उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाल बड़े होने की वजह से वो हेलमेट उसके सर में नहीं घुस रहा था। नेशन को ये चीज देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसके ऊपर अटैक करने तैयार हो जाता है। वो प्रिंसिपल से कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम चुपचाप से मेरी बात को मान लो तो। वो यहाँ पर प्रिंसिपल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल अपने अटैक से उसे उसी के टेबल में पटक देता है जिस पर कि वो अपना काम कर रहा था। वहाँ उसके सारे टेस्ट बिखर जाते हैं और जिस ट्रक के ऊपर वो इतनी मेहनत कर रहा था वो हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने वाला था। उसी वक्त हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उस ट्रक को पकड़ लेता है। नेशन उससे कहता है कि
वो देखो उस ट्रक को मुझे वापस कर दो, वो मेरी दिन रात की मेहनत है। लेकिन प्रिंसिपल उस ट्रक को एक ही घूंट में पी जाता है जैसे कि वो कोई फ्रूटी हो। नेशन उस जगह में इसलिए हैरान नहीं था कि प्रिंसिपल ने उसका बनाया हुआ ट्रक पी लिया, बल्कि इसलिए कि वो ट्रक अभी उसने टेस्ट नहीं करा था उसके ऊपर, और इस बच्चे को मालूम भी है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर चुकी है। वो इस ट्रक के इफेक्ट की वजह से मर भी सकता है। लेकिन उसी वक्त प्रिंसिपल को अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का ब्लास्ट महसूस होता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। वो छत में जाकर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगता है, जहाँ दूसरी तरफ डोमिनियन और उन बाकी सबको भी प्रिंसिपल की लोकेशन के बारे में मालूम पड़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नेशन उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। प्रिंसिपल उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुम ही तो चाहते थे ना कि ये ड्रग काम करता है या फिर नहीं, तो देखो मैं बिल्कुल सही हूँ। नेशन सोचता है कि वैसे ये लड़का वाकई में ठीक दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरा बनाया हुआ ड्रग सक्सेसफुल हुआ। और इसके बाद बचा हुआ ड्रग वो खुद पी जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन में बेहोश हो जाता है। उसी वक्त उस जगह में डोमिनियन और वो बाकी सबके सब भी पहुंच जाते हैं, जहाँ डोमिनियन प्रिंसिपल के ऐसे बालों को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि ये हालत तुम्हारी नेशन ने करी है। और बाकी के स्पिरिट्स पे उस जगह में नेशन को ही कोसने लगता है। प्रिंसिपल उन सबसे कहता है कि चुप रहो, नेशन ने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करा। वो जो भी कर रहा है वो इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए कर रहा है, यहाँ के सारे क्रिएचर्स को। लेकिन इस बात को मानने के लिए वो स्पिरिट्स तैयार ही नहीं थी। नेशन बेहोशी की हालत में ऑडो नाम के एक बंदे का जिक्र करता है, जिस बात को सुनकर वो फेरिस उस जगह में उन सबको बताती है कि ऑडो वो बंदा है जो कि बहुत सालों पहले हमारे इस जंगल में अपनी मेडिसिन की रिसर्च के लिए आया था। वो जब यहाँ की सबसे पहली बार फेरिस से मिला था तो उसकी फेरिस के साथ दोस्ती हो गई थी। इवन कि जब भी हमें उसकी मदद चाहिए रहती थी वो हमेशा हमारी मदद करता था और वो हमारे एक फॉरेस्ट का हिस्सा बन चुका था। एक दिन ऑडो को जियान काल मिले जो कि फॉरेस्ट में ही रहती थी। उससे उसे प्यार हो गया और उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम नेशन था। सब कुछ अच्छा बीत रहा था, उसी वक्त ऑडो अचानक से गायब हो गया। नेशन तब से अपने फादर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और इस जगह में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। हमें नहीं पता पर पता नहीं क्यों। दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट में उसी क्रिएचर को देखते हैं जिससे कि प्रिंसिपल ने नेशन के एक्सपेरिमेंट से बचाया था। असल में वो एक क्रिएचर एक मॉन्स्टर को ऑर्डर दे रहा होता है इस पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उस मॉन्स्टर का नाम और कोई नहीं बल्कि ऑडो था, यानी कि नेशन के फादर मरे नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर में बदल चुके हैं। ऐसा क्यों वो हमें बाद में पता चलेगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम नेशन को देखते हैं जो कि उस ड्रग के इफेक्ट से जब होश में आता है तो वो उन सारे लोगों को बताता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा इससे पहले कि ये फॉरेस्ट पूरा तबाह हो जाए। उसकी बातों पर वो स्पिरिट्स यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। इवन कि वो उस जगह में उससे कहते हैं कि तुमसे बुरा इस फॉरेस्ट में और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें ही मर जाना चाहिए। और इसके बाद वो उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है जिसपे कि नेशन इंजर्ड हो जाता है। ये सब कुछ देखकर प्रिंसिपल उन सबसे कहता है कि तुम आखिर उससे पत्थर फेंक कर कैसे मार सकते हो, और बदले में वो उन सारे पत्थरों को वापस से उन्हीं की तरफ फेंकने लगता है। उसी वक्त अचानक से पूरे फॉरेस्ट में एक तरह की गैस रिलीज होने लगती है, जिस वजह से जितने भी क्रिएचर्स उस फॉरेस्ट में मौजूद थे वो धीरे धीरे कर मरने लगते हैं उस पर्पल गैस की वजह से। उन सबको यकीन हो जाता है कि नेशन जिस खतरे की बात कर रहा था असल में यही वो खतरा है। इस गैस का असर सिर्फ और सिर्फ क्रिएचर्स पर ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट के पेड़ पौधों पर भी हो रहा था। नेशन कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस ट्रक का इस्तेमाल करना होगा। प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि लेकिन उस ट्रक को तो मैं पी गया था पूरा, और अगर तुम उसे वापस से बनाने की सोच रहे हो तब तक बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। नेशन कहता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, और इसके बाद वो अपनी मैजिक से उसी ट्रक को बनाने लगता है क्योंकि उसने उस ट्रक को पी कर उसका कॉपी अपनी बॉडी में ऑलरेडी बना चुका था। वो उस ट्रक को पूरे फॉरेस्ट में फैला देता है जिसपे कि जितने भी क्रिएचर मरने लगे थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं और पेड़ पौधे भी। नेशन उसे बताता है कि तब से वो एक्सपेरिमेंट्स इसी चीज पर किया जा रहा था क्योंकि उसके फादर ने उसे बताया था कि ये चीज फ्यूचर में कभी ना कभी हो सकती है, इसलिए मुझे इसके लिए रेडी होना होगा। मैंने इस ट्रक को इसलिए बनाया था जिससे कि किसी भी तरीके का पॉइजन अटैक काटा जा सकता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल को एक नया हेयर कट दिया जाता है और कुछ नए कपड़े भी। इसके बाद फेरिस उस जगह में नेशन से माफी मांगती है। नेशन बताता है कि गलती मेरी है क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के वजह से मैंने ही यहाँ के कुछ एनिमल्स को मॉन्स्टर बना दिया था। वहाँ पर वो डोरेमोन वाला क्रिएचर आता है और वो नेशन से पूछता है कि आखिर कौन तुम्हारे फॉरेस्ट को तबाह करना चाहता है। नेशन बताता है कि इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, और अगर इस जगह में
प्रिंसिपल नहीं होता तो शायद ऐसा कभी नहीं हो पाता। यहाँ पर वो सबके सब इस चीज की खुशी मनाने लगते हैं कि वो काफी बड़े ट्रेजेडी से बच चुके हैं, लेकिन अभी भी खतरा बाकी था। उसी वक्त उस चट्टान की गुफा से काफी बड़ा मॉन्स्टर उस जगह में पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बदसूरत था, और वो और कोई नहीं बल्कि ऑटो था, जिसे देखकर नेशन उस जगह में पहचान लेता है। फिर इसी के साथ ये यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।